सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, और इस चैप्टर की 6 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो ये पार्ट 7 वाली वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3.6 वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। तो अभी तक हम वेक्टर का एडिशन ग्राफिकल मेथड से कर रहे थे, जहां एरो से हम वेक्टर को शो करते थे। एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती थी, एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन शो करता था। अब ये जो एनालिटिकल मेथड, यहाँ आपको कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करके ही हम रिजल्टेंट और डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हैं। अब जो ग्राफिकल मेथड है वेक्टर के एडिशन का, ये हमारी मदद करता है इन विजुअलाइजिंग द वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट वेक्टर। ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को विजुअलाइज कर पाते हैं, यानी दिखता है हमको। एरो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बता रही है, तो एरो कितनी छोटी है बड़ी है उससे मैग्नीट्यूड का आइडिया लग जाता है। फिर जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट कर रही है वो डायरेक्शन का आपको कॉन्सेप्ट देता है, तो वहां से डायरेक्शन का आइडिया भी आपको मिल जाता है। तो आपको वेक्टर दिखता रहता है। ये तो एक फायदा है, लेकिन कभी कभी ये बहुत टीडियस हो जाता है। यानी चलो 2 वेक्टर का एडिशन करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर 4-5 वेक्टर है, एडिशन भी हो रहा है सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, तो उस केस में कितना ड्रॉ करोगे, टाइम काफी लगेगा, मेहनत आपकी लगेगी, एंड हैज लिमिटेड एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को ड्रॉ कर रहे हो तो आप बिल्कुल जो एग्जैक्ट लेंथ है उस वेक्टर की एकदम एग्जैक्टली उस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ छोटा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको आप कितनी ही सावधानी से करो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ एरर आ जाता है। तो एक्यूरेसी इसकी इतनी ज्यादा नहीं होती इस ग्राफिकल मेथड की। अभी बहुत आसान होता है वेक्टर को ऐड करना बाय कंबाइनिंग देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। अगर वो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है हमको उनके कंपोनेंट्स निकाल लें, फिर इन कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दें, तो ये आसान तरीका होता है वेक्टर एडिशन का। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि कैसे क्या करना है। तो ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर आर जो है ये इनका रिजल्टेंट है, यानी वेक्टर ए और बी को ऐड करोगे तो वेक्टर आर मिलेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और बी इनका कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे, फिर उनके कॉम्पोनेंट अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग जो है उनको कंबाइन कर देंगे। जैसे जो कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उनको कंबाइन कर दो, यानी एक साथ बिल्कुल मिला दो। तो आप देखोगे वेक्टर आर का जो एक्स और वाई का जो कॉम्पोनेंट है उसकी लेंथ इनके बराबर होगी। तो हमने वेक्टर ए का एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट निकाल लिया, तो एक आया ए एक्स आई कैप, दूसरा ए वाई जे कैप। इसी तरह से वेक्टर बी का भी बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप आ गया। अब एक्स एक्सिस वाला जो कॉम्पोनेंट है वेक्टर ए और बी का, इसको कंबाइन करते हैं। तो ये उठा के मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और इसी तरह से वेक्टर बी का जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसको ले आता हूँ, कंबाइन करेंगे, यानी एक बिल्कुल लाइन में लगा देते हैं इसको। ये देखो, अब वेक्टर आर जो है ये इनका रिजल्टेंट है, इसका भी कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो ये देखो वेक्टर आर का कंपोनेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर आर का जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसको उठाते हैं और यहाँ इसके पास बिल्कुल ले आते हैं, बिल्कुल बगल में इसके रख देते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो लेंथ आपकी आर एक्स की है वही लेंथ ए एक्स और बी एक्स को हम कंबाइन कर दें तो वो आ रही है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जो आर एक्स है वो बराबर होगा ए एक्स प्लस बी एक्स के, यानी वेक्टर आर का जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेक्टर ए के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड, और इसी तरह से बी वाले के मैग्नीट्यूड। और वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको लिख के दिखाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आर एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात है ना, तो ये आर एक्स आई कैप ये पूरा एक वेक्टर बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स, और यहाँ पर भी हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। या अगर आप ऐसे लिख दो आर एक्स और उसके ऊपर एरो लगा दो तो भी इससे समझ में आ जाएगी कि हाँ ये वेक्टर है, और एक्स लिखा हुआ है तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। नहीं तो हम आई कैप लगा के ही एक्सिस को शो करते हैं कि एक्स एक्सिस है तो आई कैप लगा दो, वाई एक्सिस है तो जे कैप लगा दो। ये तरीका बेस्ट रहता है। तो सिंपल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो ये रिलेशन बनेगा, वेक्टर के फॉर्म में रिलेशन ये बनेगा। बस वेक्टर बनाने के लिए जस्ट हमने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिया ताकि डायरेक्शन उसको मिल जाए। तो यहां से देखो मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया कि एनालिटिकल मेथड किस तरह से वर्क कर रहा है। रिलेशन बस हमारा यही है, कैसे निकला वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी देखोगे तो जो आर वाई है वो बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई के। ठीक है, यहां से आपको आर वाई का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो डायरेक्शन के लिए जस्ट आप जे कैप लगा देना। अब एक दूसरा तरीका भी है कि जैसे हमारा ये वेक्टर आर बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, तो ये बताओ वेक्टर ए को कंपोनेंट के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसी तरीके से वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो वेक्टर ए और बी की जगह ये वाली वैल्यूज आप पुट कर दो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये एक ब्रैकेट के अंदर, इसी तरह से बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब क्योंकि वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कम्यूटेटिव में क्या होता है, किसी को भी पहले बात लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस ए लिखो, ये दोनों वैल्यू बराबर होगी।
और एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे मान लो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है प्लस सी, तो ये बराबर होगा, ए को अलग कर दिया हमने, बी और सी को एक ब्रैकेट में कर दिया। तो हम यहाँ पर यही चीज़ लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट है उसको एक साथ ले आएंगे। तो वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड है, सिंपल ऐड हो जाएगा, और डायरेक्शन के लिए हम ब्रैकेट के बाहर ये आई कैप लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई और बी वाई को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे क्योंकि एक नंबर होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी। और डायरेक्शन के लिए हमने ये जे कैप लगा दिया, तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स और बी एक्स को ऐड कर लो, तो आपको मैंने दिखाया भी था कि आपकी ये आर एक्स के बराबर आ रहा था, तो आर एक्स आई कैप लिख सकते हैं, प्लस ए वाई प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा जे कैप। तो ये रिलेशन इस तरह से भी बन जाएगा। अब यही चीज़ आपके बुक में लिखी है, चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा कंसीडर करो कोई वेक्टर ए और बी है, उसके कॉम्पोनेंट ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई है, तो वेक्टर ए को इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर बी को इस तरह से लिख सकते हैं, आर इनका सम है तो आर को ऐसे लिख सकते हैं। ये सारा मैंने बताया था कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो अरेंज कर सकते हैं, रीग्रुपिंग कर सकते हैं वेक्टर की। तो ये एक्स वाले कॉम्पोनेंट एक साथ ले आए, आई कैप, वाई के कॉम्पोनेंट एक साथ लाए, जे कैप, ए एक्स और बी एक्स को ऐड करोगे तो आर एक्स आएगा, मैंने आपको फिगर से ही शो कर दिया था, आई कैप इस तरह से आर वाई जे कैप, जहाँ आर एक्स क्या है, ए एक्स और बी एक्स को ऐड करने पे मिलेगा, और आर वाई आपको ए वाई और बी वाई को ऐड करने पे मिलेगा। तो इस तरीके से हर जो कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर आर का, वो क्या है, इज द सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी वेक्टर ए और बी इनके जो कंपोनेंट्स हैं, तो हर एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उनको सिंपल ऐड कर दो, तो वेक्टर आर का जो उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। यानी ए एक्स और बी एक्स को ऐड कर दिया, एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट है, तो वेक्टर आर का जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है आर एक्स, वो मिल जाएगा आपको 3 डायमेंशन के अंदर। बस आपको ए जेड के कैप बढ़ा देना है और वेक्टर बी के लिए बी जेड के कैप बढ़ा देना है। ठीक है, तो जेड एक्सिस वाला भी जो कंपोनेंट है वो लिख देंगे, तो वेक्टर आर इक्वल ए प्लस बी, इसको हम आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ आर एक्स क्या है, वेक्टर ए और बी का एक्स वाला जो कंपोनेंट है, आर वाई वाई वाला कंपोनेंट, आर जेड ए और बी का जेड वाला जो कंपोनेंट है, सिंपल हमने इसको ऐड कर दिया। अब इस मेथड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो हमको कितने भी वेक्टर दे दिए गए हों, 2 4 5, एडिशन भी हो रहा है, उसी में मान लो सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, कितना भी घुमा फिरा के दे दिया जाए। अब अगर मान लो कई सारे वेक्टर हों, एडिशन भी हो रहा है, सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, तो ग्राफिकल मेथड से काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और एरर भी आ जाएगा। तो ये मेथड से बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई वेक्टर ए बी सी 3 आपको दिया है, तो उसके कॉम्पोनेंट के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर मान लो कोई वेक्टर टी है, उसको हम लिख रहे हैं ए प्लस बी माइनस सी, तो उसके कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे, तो टी एक्स अगर हमको निकालना है तो वेक्टर ए का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो ले लो, वेक्टर बी का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो ले लो, सी का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो ले लो, और फिर जो रिलेशन यहाँ दिया उसी हिसाब से सेट करेंगे कि ए और बी तो ऐड हो रहा है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, लेकिन जो वेक्टर सी है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका एक्स वाला कंपोनेंट माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, टी एक्स निकालना था ना, यानी एक्स वाला, तो सारा एक्स वाले कंपोनेंट हमने लिए। इसी तरह से टी वाई और टी जेड निकाल सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर वेक्टर ए बी और सी आपको दिया है, वेक्टर आर का जो रिलेशन है इनके साथ वो आपको दिया है कि ए प्लस बी माइनस सी ये है, वेक्टर आर आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर आर का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो निकालेंगे। ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए का जो एक्स वाला कंपोनेंट है कैसे दिखेगा, आई कैप के साथ जो लिखा हुआ है 3। इसी तरह से वेक्टर बी का जो एक्स वाला कंपोनेंट है ये देखो ये 2 मिल जाएगा, सी का आई कैप के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब ये 1 है, तो 3 + 2, और रिलेशन याद रखना ए और बी को तो ऐड करना है लेकिन सी सब्सट्रैक्ट करना है, तो -1 लिखेंगे। 3 + 2 5 -1, तो ये 4 आ गया। इसी तरह से आर वाई आप निकाल लो, 7 -3 और ये 2, तो 7 + -3 -2, तो यहाँ से आर वाई आपका 2 आ जाएगा। बस वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर एक्स हमने 4 निकाला था, तो ये 4 आई कैप हो जाएगा, प्लस आर वाई हमारा 2 है, तो 2 जे कैप। तो ये देखो हमारा रिजल्टेंट आ गया, कितनी आसानी से, कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ा। एग्जाम्पल 3.2, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो 2 वेक्टर हैं ए और बी, इनके रिजल्टेंट की वैल्यू आपको बतानी है, ए और बी के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो एंगल है जिसको हम थीटा मान रहे हैं उसके टर्म्स में। बेसिकली हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं जिससे हम डायरेक्टली रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर 2 वेक्टर्स हमको दिए हैं उसके बीच का एंगल दिया है तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम मेथड लगाकर इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और फिर कैलकुलेशन करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है वेक्टर बी के हेड से, ये इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। फिर वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए के हेड से, ये इस तरह से।
अब जहाँ पर ये पॉइंट आएगा हमारा, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर आर है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया है। तो इसके वर्टेक्स को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये हमारा एस हो गया। अब एक लाइन हम एस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ, ये इस तरह से। और ये जो ओपी वाली लाइन थी इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन और ये बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगा। अब वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं और रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अब यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो बिल्कुल वेक्टर बी के पैरेलल ड्रॉ की है। तो अगर मान लो कोई लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है और ये अगर आपका थीटा बनना है तो इस वाली लाइन के पैरेलल ही अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका थीटा बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा। तो ये जो हमारी फिगर है इसका यूज़ करके हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब इसी फिगर के अंदर दो ट्राइंगल को मैंने अलग से भी ड्रॉ कर लिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कहीं चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं। एक ट्राइंगल तो आपका ये SPN या PSN जो भी आप कह सकते हो, इसको देखो मैंने अलग से बना लिया है। आप जब डिराइव करोगे तो ये फिगर्स नहीं बनानी, नीचे की दो फिगर नहीं बनानी। इसे समझाने के लिए आपको मैंने अलग से बना लिया है कि उसी में मिक्स है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। और एक दूसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल OSN या SON, इसको देखो मैंने यहाँ बना लिया है। इन्हीं दो ट्राइंगल का यूज़ करके हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, अगर इस फिगर के हिसाब से बात करें तो एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देगी। इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल की जैसे हम बात कर लें OSN, तो यहाँ देखो ये जो पूरी लेंथ है ये किसके बराबर है? R के बराबर है। यही हमको निकालना है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनना है। अगर हमको SN पता चल जाए और ON पता चल जाए, पाइथागोरस लगा के हम R की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको SN और ON की वैल्यू चाहिए। अब ये SN कहाँ से निकलेगा? तो उसके लिए हम ये छोटा वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे, यानी ये जो हमारा ट्राइंगल बनना है वो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये SN है। दूसरा हमको ON निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो O से लेके P तक ये क्या है? यहाँ ऊपर देखो OP हमारा वेक्टर A है, यानी OP की जो लेंथ होगी वो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म से बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए अलग से हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस है। तो O से लेके P तक ये हमारा A होगा। इसका मतलब हमको बस P से लेके N तक की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर बीच वाली फिगर के अंदर है P से लेके N तक, ये PN जो है इसी ट्राइंगल के अंदर आ गया। तो SN और PN की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये PS की वैल्यू क्या होगी? यहाँ इस फिगर में देखो PS या SP की हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल पैरेलल है वेक्टर B के और उसी लेंथ का है, क्योंकि वेक्टर B का ही कॉपी लेके हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो उसी डायरेक्शन में है और उसी लेंथ का है। इसका मतलब ये जो हमारा SP है या PS कह सकते हो, ये B है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप SN और PN की वैल्यू निकाल लो। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल PSN साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर है, यानी SN अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? PS है, जिसकी वैल्यू हमको पता है B। इम्प्लाइज दैट यहाँ से SN की वैल्यू हमारी आ जाएगी, B उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा B साइन थीटा। तो SN की वैल्यू हमको B और थीटा के फॉर्म में आ गई, जैसा कि हमको क्वेश्चन में कहा था कि आपको रिजल्टेंट की वैल्यू A, B और थीटा के फॉर्म में बतानी है। तो भैया B और साइन थीटा तो आ गया हमारा, यानी SN की वैल्यू हमारी आ गई। अब इसी तरीके से इसी PSN वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू बता दो, तो कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा PN है, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो B है ही है। यहाँ से PN आपका B कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमको SN और ON की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखोगे नाउ ON इक्वल, ON क्या है? ये ऊपरी वाली फिगर में आप देख लो चाहे। ON आपका OP प्लस PN है और OP आपका A है, प्लस PN की वैल्यू अभी हमने निकाली है B कॉस थीटा। रख दो इसकी वैल्यू। तो हमको दो वैल्यूज जो चाहिए थी, SN वो मिल गया और ON इसकी वैल्यू हमको मिल गई, यानी ये SN हो गया और ये आपका ON हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप OS की वैल्यू निकाल सकते हो। OS ही आपका R है, यानी वेक्टर R का मैग्नीट्यूड होगा। आप लिखोगे इन ट्राइंगल OSN, ट्राइंगल OSN की बात कर ले, ये नीचे वाला ट्राइंगल हमारा, OS स्क्वायर बराबर होगा SN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर के। अब OS, SN और ON की वैल्यू A, B, R और थीटा के फॉर्म में रख दो। OS आपका क्या है? R, तो R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ SN की वैल्यू रख दिया और ON की वैल्यू रख दिया,
तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसको आप स्क्वायर करके ओपन कर लो। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, जहाँ पर ये पूरा आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ देख सकते हो बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, तो इसको एक साथ लेके कॉमन ले सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये जो पूरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा। तो अब चलिए ए स्क्वायर को पहले लिख देते हैं प्लस यहाँ सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। यहाँ से हमको वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी, ये फॉर्मूला इसका बन गया। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन की बात हम कैसे करते हैं, एंगल के फॉर्म में बात करते हैं कि हाँ इतना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट। तो यहाँ पर इस फिगर के अंदर अगर आप देखो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या है। आप कहोगे जो वेक्टर ए है ना उससे अल्फा एंगल बना रहा है, या आप चाहो तो वेक्टर बी से बता सकते हो वेक्टर बी से इतना एंगल बना रहा है। अब क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल अल्फा ले लिया है तो इसी के फॉर्म में बता सकते हैं। अगर आप बी के फॉर्म में बताना चाहते हो तो यहाँ पर ये वाला एंगल आप कुछ मान लो, लेट्स सपोज बीटा मान लो, तो उसके फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अल्फा के फॉर्म में ही हम रिलेशन जनरली बनाते हैं, तो वही बना लेते हैं। यानी हम वेक्टर ए के हिसाब से बताएंगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। हम कहेंगे वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाएगा ये रिजल्टेंट, यानी बेसिकली आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमको ये वाला ट्राइंगल फोकस करना पड़ेगा, OSN वाला, जो कि हमारा ये नीचे बना हुआ है। तब ऊपर वाली फिगर देखने की जरूरत नहीं, इसी में समझ लो। नाउ इन ट्राइंगल OSN देखो हमने ON की वैल्यू निकाली थी, ये देखो यहाँ पर a प्लस बी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी कॉस थीटा, और SN की वैल्यू निकाली थी, ये है SN की वैल्यू b साइन थीटा। तो आपको परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर जो कि b साइन थीटा होगा अपॉन बेस जो कि a प्लस बी कॉस थीटा है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी तो tan इनवर्स कर देना तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दो वेक्टर को आपको ऐड करना है तो उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हो। यही चीज़ आपके बुक में भी लिखी है, आप चाहो तो वही वाला डेरिवेशन पूरा लिख लेना, या जो मैंने यहाँ पर करा है इसको भी आप लिख सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ लैंग्वेज का फर्क होता है, बाकी चीज़ें वही हैं। अच्छा, ये रिलेशन तो हमारा आ गया। ठीक है, वेक्टर आर की वैल्यू हमको चाहिए होगी, तो अगर हमको वेक्टर ए और बी पता है और थीटा की वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको ए की वैल्यू नहीं पता या बी की वैल्यू नहीं पता, उस केस में आप क्या करोगे, यानी आपको क्वेश्चन दे दिया कि आर निकालो, लेकिन आपको वेक्टर ए नहीं पता, बस बी आपको दे दिया, थीटा दे दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, तब ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा। ये रिलेशन तभी काम करेगा जब ए बी और थीटा तीनों चीज़ दी हो। तो उसके लिए हमने एक और रिलेशन डिराइव किया है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं मैं इसको बता देता हूँ आपको। ये इसमें देख रहे हो कॉस थीटा है ना, तो इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कोसाइंस। अब एक दूसरा रिलेशन भी हम डिराइव करते हैं जिसको कहेंगे हम लॉ ऑफ साइंस। तो अगर इस फॉर्मूले से वैल्यू आपकी नहीं निकल पा रही है तो उस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या है, चलिए उसको देखते हैं। अब तो हम लॉ ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल ये होता है कि जैसे मान लो ये आपका एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। इस साइड को चलो हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो सिंपल से रिलेशन ये होता है कि जो भी साइड आप पकड़ रहे हो, जैसे ए पकड़ रहे हो ना, तो इसके सामने कौन सा एंगल है वो उठा लो, साइन के साथ लगा दो। यानी हम लिख सकते हैं ए अपॉन साइन, और ए के सामने वाला कौन सा एंगल है। देखो आप बचपन में पढ़े होगे एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल्स। ए वाले साइड से लग के आपका एंगल बीटा बनना है और ए वाले साइड से टच होकर ही आपका गामा एंगल बनना है। तो ये तो एडजेसेंट एंगल हो गया, अगल बगल वाले जो बिल्कुल सामने पड़ेगा वो अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ अल्फा वाला, तो साइन अल्फा आप लिख दोगे, ये बराबर होगा। अब दूसरा साइड पकड़ लेते हैं, चलो ये बी पकड़ लेते हैं। बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा है, तो हम लिख सकते हैं बी अपॉन साइन बीटा, ये बराबर होगा। तीसरा साइड हमारा जो सी है, सी के ठीक सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, गामा पड़ रहा है, तो हम लिखेंगे सी अपॉन साइन गामा। ये इतना होता है आपका लॉ ऑफ साइंस, क्योंकि साइन यहाँ पर है इसीलिए लॉ ऑफ साइंस कह रहे हैं। अब यही चीज़ आपको वेक्टर के फॉर्म में दी है तो वहाँ भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो। वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसका जो डेरिवेशन है कि कैसे ये रिलेशन निकला, क्योंकि आपके बुक में दिया है तो वो भी मैं करा दूंगा। तो ये हमारी फिगर थी, इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और वेक्टर बी को उठा के यहाँ ले आते हैं। बाकी इसका काम नहीं, इसको हटा देते हैं। जितनी चीज़ें बस काम की है उसी को रखेंगे, बाकी हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अल्फ़ा हमारा है
और इस वाले एंगल को हम बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं। तो जैसा रिलेशन मैंने आपको बताया था उसका यूज़ करके आप क्या लिख सकते हो। अब देखो ये जो रिलेशन बनेगा इसके अंदर से मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, तो हम वेक्टर आर ना लिख के सिर्फ आर लिखेंगे। अपॉन क्या बताया था मैंने, इसके सामने कौन सा एंगल है, गामा है ना, तो साइन गामा हो गया। ये बराबर होगा, अगर ए ले लेते हैं तो ए के सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा है, तो आप लिखोगे ए अपॉन साइन बीटा। फिर ये आपका बी है, तो बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, अल्फा है, तो आप लिखोगे बी अपॉन साइन अल्फा। अब एक चीज़ ये देखो कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो क्या है, गामा है, और ये वाला आपका थीटा है। ये लीनियर पेयर नहीं बनना है, यानी इनका सम करो तो 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी सिंपली ये इस तरह से बनना है, ये है एक लाइन ऐसे है, ये आपका थीटा है, ये आपका गामा है। तो गामा की वैल्यू हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि साइन थीटा की वैल्यू बराबर होती है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के। इसका मतलब जो आपका साइन गामा है वो बराबर होगा साइन 180 डिग्री माइनस गामा के, और 180 डिग्री माइनस गामा आपका थीटा है, यानी ये बराबर होगा साइन थीटा के। तो इस रिलेशन को हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको गामा से मतलब है नहीं, गामा वगैरह तो हमने कुछ माना नहीं है। मेन चीज़ जो हमको दी है वो थीटा है, तो इस रिलेशन में गामा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना क्यों हम थीटा लिख रहे हैं। थीटा और गामा की वैल्यू बराबर नहीं है, ध्यान रखना, बल्कि साइन थीटा और साइन गामा की वैल्यू बराबर है, क्योंकि साइन गामा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है, और साइन थीटा और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इनकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है। तो मैं चाहे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिख दूं या साइन थीटा लिख दूं, बात वही है। तो यहां से ये रिलेशन इस तरह से निकल के आता है। ध्यान रहे आपको जो रिलेशन है वो इस तरह से याद रखना है, जैसा मैंने आपको बताया है कि जो आपको लेंथ ले रहे हो उसके सामने वाला जो एंगल है साइन के साथ वो एंगल आपको लगा देना है। कुछ लोग अल्फा बीटा गामा के हिसाब से याद कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अगर घुमा देता है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एकदम रट के आया होता है कि भैया आर अपॉन साइन थीटा होगा, ए अपॉन साइन बीटा होगा, बी अपॉन साइन अल्फा होगा। अगर मैं एंगल चेंज करूंगा ये रिलेशन बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसकी जगह अल्फा ना करके मैं इसको बीटा मान लूँ और ये बीटा ना मान के अल्फा मान लूँ तो रिलेशन बदल जाएगा। फिर आपका ये ए अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा बराबर बी अपॉन साइन बीटा हो जाएगा। तो आपको ये नहीं देखना कि अल्फा है कि बीटा है, आपको ये देखना है कि जो साइड मैं पकड़ रहा हूँ उसके सामने वाला एंगल हमको लेना है। तो इससे ये होगा कि भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, गलती नहीं होगी आपसे। तो ये इस तरह से हो गया। मेन चीज़ है कि ये रिलेशन बना कैसे, डेरिवेशन भी आपकी बुक में दिया है तो वो भी करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए हमको एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी इस फिगर के अंदर। इस पी वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, OS वाली लाइन जो रेड कलर से शो हो रही है इस वाली लाइन तक, इस तरह से कि जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो OS वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री बनाए। तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ करके ये हमारा बन गया। तो ये हमारा 90 डिग्री बनना है, इधर से भी ये 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट को जहाँ ये टच कर रहा है इसको हम M मान लेते हैं, इस वाले एंगल को हम बीटा मान लेते हैं। अभी बीटा है क्या, देखो वेक्टर A और वेक्टर R के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हमने अल्फा माना है। ये बीटा वेक्टर B और वेक्टर R के बीच में बनने वाला एंगल है। कैसे, नहीं दिख रहा होगा ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यही जो आपका रिजल्टेंट है इसी की लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ, और ये जो PS है आपका, अब देखो यहाँ पर ये हम देख चुके हैं जो OQ है वो बराबर है PS के, यानी यही वेक्टर B ही है, उसी की मैंने कॉपी ली है यहाँ पर। तो अगर ये PS वाली लाइन को हम इस तरह से ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएं तो ये एंगल अगर इसको हम बीटा मान लें कि भैया ये जो लाइन आ रही थी ये डायरेक्शन था वेक्टर B का, क्योंकि डायरेक्शन में सिर्फ एंगल की हम बात करते हैं तो इसको बढ़ा दिया हमने। कहने का मतलब ये है अगर ये लाइन इस तरह से है, इसके बीच में लेट सपोज थीटा एंगल बन रहा है, तो इस लाइन को अगर आप बढ़ा भी दोगे तो एंगल वही रहेगा, एंगल थोड़ी ना बदल जाएगा। चाहे यहाँ देख लो यहाँ देख लो वही एंगल बनेगा। तो बस हमने लाइन को इंक्रीज कर दिया, थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया, वेक्टर B वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया, वेक्टर R वाली लाइन को बढ़ा दिया। तो ये आपका B है और ये आपका R है, इसी के बीच में तो आपका बीटा बनना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि ये जो बीटा है वो हमने क्या माना है, यहाँ आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो एंगल है वो वेक्टर R और वेक्टर B के बीच में बनना है। यानी इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ये आपका बीटा है। तो चलो एक ही जगह शो करते हैं, ज़्यादा हर जगह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि बीटा है क्या। अब देखो लॉ ऑफ साइन को डिराइव करने के लिए सिंपल से दो चीज़ याद रखना, PM और SN। PM यानी प्रधानमंत्री, SN इसको हमने याद किया था सरोजनी नायडू से, जो कि बहुत ही फेमस पोएट थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो इस तरह से मैंने याद किया था कि PM और SN, प्रधानमंत्री और सरोजनी नायडू, अगर इनके बारे में हमको पता चल गया तो लॉ ऑफ साइन हमारा डिराइव हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमको PM और SN की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये वैल्यू जो निकालेंगे वो दो रिलेशन से हम निकालेंगे।
यानी Sn के लिए दो रिलेशन हमको निकालना पड़ेगा, Sn की दो तरीके की वैल्यू हमको चाहिए होगी। तो वो कैसे निकलेगी, अभी देखो ऊपर दो ट्रायंगल मैंने आपको बना के दिखाया था, तो वही दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ये दो ट्रायंगल आपको डेरिवेशन में नहीं दिखाना, डेरिवेशन आपको सिंपल यही वाली फिगर के हिसाब से करना है, लेकिन अलग से आपको ट्रायंगल दिखे इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो पहला जो ट्रायंगल है वो हम फोकस करेंगे PSN, यहाँ से SN की वैल्यू निकल आएगी। दूसरा अगर ये वाला ट्रायंगल देख लो, यहाँ पर भी आपको SN मिल रहा है, तो दूसरी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। यानी ये नीचे ट्रायंगल देखो, एक वैल्यू यहाँ से SN की मिल जाएगी, एक यहाँ से मिल जाएगी, दो रिलेशन हमको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, एक थीटा के फॉर्म में आएगा, एक अल्फा के फॉर्म में आएगा। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल PSN, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर लें, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर जो कि SN होता है अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि मैंने बताया था आपको ये B है, तो ये B हो गया। तो SN का एक रिलेशन आ गया B साइन थीटा। दूसरा इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेंगे OSN वाला, अब यहाँ से देख लो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये जो आपका OS है जो कि हमारा क्या है R है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब लिखोगे साइन अल्फा इक्वल SN अपॉन R। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन SN का क्या आ गया R साइन अल्फा। अब ये दोनों ही आपकी SN की वैल्यू है, इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब लिखोगे देयरफॉर B साइन थीटा इक्वल R साइन अल्फा। अब साइन अल्फा इधर भेज दो और साइन थीटा इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा और B अपॉन साइन अल्फा इक्वल R अपॉन साइन थीटा। तो ये एक रिलेशन आ गया। अभी एक और तरीके का रिलेशन हम निकालते हैं, उसके लिए हमने ये पॉइंट जो M है वो मार्क किया था, अब इसका काम आएगा। तो ये दो ट्रायंगल मैं हटा देता हूँ, इसको वैसे भी आपको ओरिजिनल डेरिवेशन में नहीं ड्रॉ करना है, सारा काम आपको इसी फिगर से करना है। अब यहाँ पर देखो आपको दो ट्रायंगल फोकस करने हैं। मैंने क्या कहा था आपको PM की वैल्यू निकालनी है, यानी PM के लिए दो रिलेशन आपको निकालने हैं। तो PM आपका ये है, तो दो ट्रायंगल हमको मानना पड़ेगा भाई, दो तरीके का रिलेशन चाहिए तो दो ट्रायंगल मानना पड़ेगा। ऐसा ट्रायंगल लो जिसके अंदर PM आता हो, तो एक हमारा ट्रायंगल बनेगा PMS ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा ये PMO। अब ये दो ट्रायंगल भी मैं आपको अलग से दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो मैंने इधर बना लिया है और ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसको इधर बना लिया है, तो दोनों को अलग अलग देख के आप समझ सकते हो। आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं PMO। यहाँ भी क्योंकि लॉ ऑफ साइंस हम निकाल रहे हैं तो साइन की वैल्यू निकालेंगे। इस वाले ट्रायंगल में हम अल्फा एंगल हमारा दिया है, तो साइन अल्फा बराबर होगा अल्फा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर जो कि हमारा PM है अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा OP है, और OP की वैल्यू देखो ऊपर ट्रायंगल में ये आपको A दी है, तो सिंपल हम ये A लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट PM की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई A साइन अल्फा, तो PM का एक रिलेशन हमारा आ गया। दूसरा इस वाले ट्रायंगल से हम निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल PMS, यहाँ पर बीटा है तो साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये PM हो गया अपॉन 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये PS है क्या, ये देखो OQ और PS बराबर है, मैं कई बार दिखा चुका हूँ आपको। तो OQ अगर आपका B है तो SP भी आपका B होगा, तो यहाँ हम B लिख देंगे। इम्प्लाइज दैट PM की वैल्यू क्या आ गई B साइन बीटा। देयरफॉर इसलिए रिलेशन क्या बनेगा, देखो दोनों ही रिलेशन आपके PM के हैं, इक्वेट कर देते हैं A साइन अल्फा इक्वल B साइन बीटा। अब साइन अल्फा को राइट साइड और साइन बीटा को लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा A अपॉन साइन बीटा इक्वल B अपॉन साइन अल्फा। अब यहाँ देखो ऊपर रिलेशन में B अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई थी R अपॉन साइन थीटा, यहाँ भी हमको B अपॉन साइन अल्फा मिल गया, लेकिन ये इस बार किसके बराबर है A साइन बीटा के। तो इसका मतलब ये तीनों चीज इक्वल है कि नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर A इक्वल B है और B इक्वल C है तो हम कह सकते हैं A इक्वल B इक्वल C, ये रिलेशन होगा। तो इसी हिसाब से इन तीनों को हम एक साथ इक्वेट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को चलो हम जैसे 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। तो आप लिखोगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, तो रिजल्टेंट को हम पहले लिख लेते हैं R अपॉन, मतलब इधर उधर कर सकते हो लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका यही है, रिजल्टेंट को हमने ऐसे लिख दिया, फिर A की बात कर लेते हैं A अपॉन साइन बीटा इक्वल B अपॉन साइन अल्फा। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, इस तरह से हम डिराइव करेंगे। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से आपको फिगर बना देनी है और इस तरह से आपको ये डिराइव करके ये रिलेशन निकाल लेना है। अब इस रिलेशन में देखो अगर मान लो आपको सिर्फ A दिया है और थीटा और बीटा दिया है तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह से रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, जैसे मान लो बीटा निकालना है तो उसके लिए आपको B की जरूरत ही नहीं है, सिंपल A R और थीटा से आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपको वेक्टर A नहीं दिया तो कोई बात नहीं, रिजल्टेंट निकालना है ना, थीटा दिया होगा, अल्फा दिया होगा,
बी दिया होगा, इसे निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ साइंस। तो सिंपल से लॉ ऑफ साइन में ये रिलेशन आप याद रखना कि अगर हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम दिया है वेक्टर आर, यानी ए और बी का रिजल्टेंट है आर, तो हम लिख सकते हैं आर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर का, अपॉन साइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिजल्टेंट के नीचे साइन के साथ कौन सा एंगल होगा, वो एंगल होगा जो कि वेक्टर ए और बी के बीच में बनता है। जनरली ये थीटा से दिया होता है हमारे रिलेशंस के अंदर, तो सिंपल साइन थीटा हो जाता है। तो आपको थीटा अल्फा बीटा पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो रिलेशन बता रहा हूं उसी पे आपको फोकस करना है। आर अपॉन साइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसी तरह से जो ए है यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वो अपॉन साइन एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर बी। देखो तीन ही वेक्टर हैं, ए बी और आर। जिस वेक्टर को पकड़ोगे साइन के साथ जो एंगल लगेगा वो उसके अलावा के दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल होगा। सिंपल सी बात, आर पकड़ा तो ए और बी के बीच का एंगल ले लिया, ए पकड़ा तो आर और बी के बीच का एंगल ले लिया। इसी तरह से बी अपॉन साइन के साथ कौन सा एंगल लेंगे, बी तो ऊपर आ गया, अब एंगल वो होगा जो कि वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में बनना होगा। तो सिंपल से ये रिलेशन हो गया। बाकी एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि इस तरह से अगर आपका ट्रायंगल बनना है तो उसके अंदर जो साइड हम पकड़ेंगे उसके सामने वाला एंगल ले लेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आर अपॉन साइन के साथ कौन सा एंगल होगा, एंगल अपोजिट टू वेक्टर आर, इक्वल ए हमने लिख दिया। अब साइन के साथ कौन सा एंगल होगा, एंगल अपोजिट टू वेक्टर ए। वेक्टर ए के अपोजिट कौन सा है, बीटा, इसीलिए हम साइन बीटा लिख सकते हैं। वेक्टर ए के अपोजिट कौन सा था, थीटा, हमने देखो बाहर लिखा है, तो ये अंदर वाला जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। तो सिंपल हम इसको आर अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये ए अपॉन साइन एंगल अपोजिट टू ए क्या है, ए के अपोजिट आपका बीटा बनना है तो साइन बीटा आ जाएगा। इसी तरीके से आप बी का भी लिख सकते हो, साइन अपॉन एंगल अपोजिट टू वेक्टर बी, वेक्टर बी के अपोजिट आपका अल्फा बनना है तो हम लिख सकते हैं बी अपॉन साइन अल्फा। तो ये जितना हमने पूरा डेरिवेशन किया, वो सारी जो बात की है उसको ये समराइज करके मैंने यहाँ बता दिया कि ये रिलेशन याद रखना। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि आपको ये रिलेशन समझना है, रट्टा नहीं मानना है कि हाँ इसके नीचे ए लिया, इसके नीचे बीटा ले लिया, बी ले लिया, उसके नीचे गामा ले लिया, क्योंकि अल्फा बीटा अगर घुमा दिया उसकी जगह दूसरी वैल्यू दे दी तो फिर आप फिर देखते रह जाओगे क्या करें, अब कैसे करें, क्योंकि आपने तो रट्टा मारा था। तो रिलेशन इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में अप्लाई करने की बात आती है ना, तो वहाँ आपका ये अल्फा बीटा नहीं समझ में आएगा, फिर वहाँ देखना पड़ेगा हाँ ये वेक्टर है, इसके सामने कौन सा एंगल है वो देखो, सिंपल रिलेशन बना लो। तो ये हमारा हो गया। तो देखो यही सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। डेरिवेशन अगर आप करना चाहो तो जैसा यहाँ पर दिया है इसको कॉपी कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने बताया है वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो इसको थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट करके बता दिया है, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में दिया है सारी चीज़ें, और एक साथ ही बता दिया लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइंस। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। दूसरा आपका लॉ ऑफ साइंस का ये रिलेशन, जो कि इनमें से कोई मिसिंग हो तो आप निकाल सकते हो, आर चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, थीटा बीटा अल्फा कुछ चाहिए तो इस रिलेशन से निकाल सकते हो। दूसरा हमारा जो एंगल है, जैसे ये tan अल्फा है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये आपका रिलेशन है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स और जो रिलेशन दिया है वो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है उसको हम कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। एग्जाम्पल 3.3, अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो पहले थोड़ा सा हम डायरेक्शन बना लेते हैं। तो मोटर बोट किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये इस तरह से हम एरो से शो कर देते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। और जहां पर मोटर बोट चल रही है उस रीजन के अंदर जो वाटर करंट है, पानी का जो बहाव है, उसकी वेलोसिटी भी आपको दी है 10 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन आपको क्या दिया है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे डायरेक्शन वाले, कैसे हम निकालेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ना, यानी 60 डिग्री जाना है ईस्ट में। आप कहोगे किधर से 60 डिग्री चलें, नॉर्थ से 60 डिग्री चलें कि साउथ से, तो लास्ट में जो लिखा होगा, ऑफ के बाद जो लिखा होगा वो बताएगा वहाँ से आपको जाना है। कहाँ, जो एंगल के साथ लिखा है ईस्ट लिखा है ना, यानी ईस्ट में जाना है। कहाँ से जाना है, साउथ से जाना है। तो साउथ से ईस्ट की तरफ चलेंगे, कितना डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये वेक्टर बनेगा कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा। तो ये इस तरह से मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट। तो चलो सी लिख देते हैं या VW लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ वाटर, जैसा आपको सही लगे। अब यहाँ थोड़ा सा डॉटेड लाइन से इस तरह से हम दिखा देंगे, क्योंकि ये एंगल एक्चुअली हमको दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री। तो दो वेक्टर हमारे पास हैं,
हमको क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। अच्छा, ये वाटर करंट जो है वो बोट पे ही तो इफेक्ट करेगा, पानी के बहाव के साथ बोट पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं, दोनों जो वेक्टर हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। वही बोट है, उसकी एक वेलोसिटी है, और एक वाटर है जो कि उस बोट पे एक्ट करेगा, तो उसकी वेलोसिटी है। तो इसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। अब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो जनरली हम थीटा लेते हैं, तो चलो यहाँ भी थीटा ले लेते हैं। ये हमारा थीटा हो गया। इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जो वेक्टर VC है उसी के पैरेलल हम वेक्टर B के हेड से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल का यूज़ करना। इसी तरीके से वेक्टर C के हेड से हम वेक्टर B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से कुछ जाएगा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा पॉइंट है, यानी उसी को हमको कनेक्ट करके रिजल्टेंट बनेगा। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। ये तो हमारी रफ सी फिगर बनेगी, कोई बहुत मेजरमेंट लेके आपको नहीं बनाना, क्योंकि हम एनालिटिकल मेथड से यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये वेक्टर R हो गया। अच्छा, ये सारा वेक्टर है ना, तो इसके ऊपर ऐसे एरो भी लगाना। अब वेक्टर VB और वेक्टर R के बीच का जो एंगल है उसको चलो हम अल्फ़ा मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, ये हमारा जो है VB है और ये हमारा VC है। ऐसे हमने डॉटेड लाइन बनाई थी। ये हमारा 60 डिग्री है और इसको हमने थीटा माना है। थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी थीटा प्लस 60 डिग्री आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी। थीटा बेसिकली 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो फिगर से हमको ये थीटा भी दिख गया। तो थीटा हमको पता है, VB और VC की वैल्यू हमको पता है, रिजल्टेंट हमको निकालना है ना, तो निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, A²। अब यहाँ पर A और B तो है नहीं, वेक्टर VB और वेक्टर VC है, तो सिंपल आप वेक्टर जो VB है इसका मैग्नीट्यूड लोगे, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस वेक्टर C जो है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। स्क्वायर एरो नहीं लगाएं, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ही की वैल्यू पुट करनी है, प्लस 2 VB VC कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल, और थीटा की वैल्यू हमारी 120 डिग्री है। तो अब वैल्यूज पुट कर दो। वेलोसिटी VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो कि 25 दिया है, वाटर करंट की 10 है, थीटा हमारा 120 डिग्री है। अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो सॉल्व करने पे बेसिकली आपका ये आएगा √475। अब इसका रूट कैसे निकालें, तो देख लो, इससे करीब में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर 484। ये जो 475 है किससे करीब है, 484 से करीब है, तो बस इसको हम लगभग 22 मान लेंगे, यानी इसका रूट निकालेंगे 22 आएगा। हालांकि 22 484 का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन अब यहाँ डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ऐसे लिख देना ये और ऐसे निशान लगा देना, यानी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं 22, और सारी वैल्यूज हमको किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हम लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट हमारा आ गया। अब डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन आप चाहे तो VC के हिसाब से बता दो या VB के हिसाब से बता दो। अब जैसा कि हम यहाँ पर अल्फा ले चुके हैं, यानी हम डायरेक्शन बताएंगे कि रिजल्टेंट जो है वो VB से कितना एंगल बनाएगा। अल्फा निकाल लेंगे तो आ जाएगा। आपको लग रहा है कि नहीं हम VC से बताएंगे, तो VC से बता देना, उसमें क्या है कि VC से इतना एंगल बनाएगा। तो VC और वेक्टर R के बीच में जो एंगल है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। अब देखो, अल्फा की वैल्यू हम इस वाले रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हो आपको अल्फा मिलेगा, और ये जो हमारा रिलेशन है tan अल्फा वाला, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे जिससे निकालो। तो यहाँ मैं आपको दोनों से ही करके दिखा देता हूँ। पहले इस tan अल्फा वाले रिलेशन से निकाल लेते हैं, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। बस ध्यान नहीं, ये A और B क्या है, क्योंकि A और B बदलेगा तो वैल्यू बदल जाएगी। ऊपर जो हमारा डायग्राम दिया है इसके अंदर जो अल्फा है वो वेक्टर A के साथ बनने वाला एंगल है। तो यहाँ से समझ गया कि tan अल्फा हमको निकालना है, तो A क्या होगा, अल्फा एंगल जिस वेक्टर के साथ बनना है वो A होगा। तो A और B सिंपल रट्टा नहीं मार लेना है, क्योंकि वहाँ तो A और B दिया ही नहीं है, वो तो हमने वहाँ VB और VC लिया है। तो अब सोचो कि VB क्या है, A की वैल्यू क्या है, VB है कि VC है। तो सिंपल से इतना याद रखना कि जिस वाले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनना है वही A है। तो इस रिजल्टेंट को मैं यहाँ साइड कर देता हूँ, इसका तो अपना काम हो गया। tan अल्फा इक्वल क्या था रिलेशन हमारा, B sin थीटा। अब B क्या है, A से पहचानो B क्या है। ये जो अल्फा एंगल बनना है किसके साथ बनना है, VB के साथ बनना है, तो VB हमारा A है। मैं साइड में ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसका मतलब ये जो VC है ये हमारा B होगा। तो न्यूमरेटर हमारा B sin थीटा है, तो सिंपल ये हो जाएगा VC sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। A हमारा VB है तो VB प्लस VC cos थीटा। जस्ट वैल्यू पुट कर दो। VC 10 है, sin थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, अपॉन VB 25 प्लस 10 cos 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आपका साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन
यहाँ लिख के बता देता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं 120 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या मैंने बताया था 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, यानी साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो सिंपल यहाँ पुट कर देना। इसी तरह से कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। तो ये सब सॉल्व करके आपका tan अल्फा की वैल्यू 0.433 आ जाएगी। अल्फा इक्वल tan इनवर्स 0.433। अब मैं आपको सिखा चुका हूँ नेचुरल टेंजेंट के टेबल का यूज़ करके किस तरह से एंगल की वैल्यू निकालते हैं, तो उस तरह से आप करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ से एंगल की वैल्यू 23.4 डिग्री आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमने निकाल लिया। दूसरे वाले रिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सारे मेथड पता होने चाहिए, कब कहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करके अपना काम बन जाए, तो बस अप्लाई कर दो। तो देखो हमको रिलेशन में क्या चाहिए, VB वाला उठा लेते हैं और वेक्टर R उठा लेते हैं, क्योंकि हमको अल्फा चाहिए। अब रिलेशन कैसे बनेगा, देखो R अपॉन, क्या मैंने आपको बताया था, R अपॉन एंगल बिटवीन जो दो वेक्टर है हमारे A और B, उसके बीच वाला एंगल, यानी जो वेक्टर आप पकड़ोगे उसके अलावा के दो जो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल आपको डिनोमिनेटर में साइन के साथ लेना है। तो R ले लिया तो डिनोमिनेटर में साइन के साथ क्या आएगा, वो एंगल लो जो कि बाकी दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। VB और VC के बीच में कौन सा एंगल बनना है भैया, थीटा बनना है, तो साइन थीटा हमने ले लिया। अब हम ले लेते हैं VC क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, अपॉन साइन वो एंगल जो कि बाकी दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। VC तो ले लिए, अब VB और R के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो ले लो, ये अल्फा होगा। तो हम रिलेशन, हम जो एंगल बताएंगे कि जो वेक्टर R है वो किधर है, तो VB से बता रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर अल्फा माना है और अल्फा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो वेक्टर VB और वेक्टर R के बीच में कौन सा एंगल बनना है, अल्फा एंगल बनना है, तो सिंपल हम अल्फा ले लेंगे। तो हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, रिलेशन हमारा ये बन गया, क्योंकि हमको R पता है, थीटा पता है, VC पता है, तो अल्फा निकल जाएगा। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमको साइन अल्फा चाहिए ना, तो ये VC और जो R है वो ये इधर राइट साइड आ जाएगा, साइन थीटा, ये रिलेशन बन जाएगा। VC हमारा 10 है अपॉन रिजल्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमने 22 निकाली थी, मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा क्या है 120 डिग्री, 10/22 √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.393। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.393। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 23.14 या 1 तक लिख सकते हो, चलो 14 लिख देते हैं डिग्री। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये इस पे डिपेंड करता है आप कितने डेसिमल तक वैल्यू लेते हो, उसी हिसाब से आपकी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से भी देखो हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी 22 किलोमीटर पर आ रही है और जो एंगल है वो 23.14 डिग्री, या जो दूसरे रिलेशन हमने निकाला था 23.4 डिग्री, वो देखो थोड़ा बहुत कुछ फर्क आ जाता है। इस पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ 23.4 आया था, यहाँ 23.1 आया है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो 22 किलोमीटर पर आवर है। वेक्टर B से अल्फा एंगल बनाया गई है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 22 किलोमीटर पर आवर। VB से बता रहे हैं, अच्छा VB का डायरेक्शन नॉर्थ का है, तो नॉर्थ के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन किस तरफ है, ऐसे है रिजल्टेंट, यानी नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो हम कहेंगे 22 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, कहाँ से चले थे, नॉर्थ से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट आंसर। तो देखो यहाँ भी इसी तरह से किया है, यहाँ पर इसी डायरेक्शन के अंदर ही पूरी चीज़ें बना दी हैं। VB आपका ये ऊपर जा रहा है, VC इधर जा रहा है, यहाँ पर देखो अल्फा की जगह फाई मान लिया है। तो अब आपने अल्फा याद किया होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ फाई कैसे लें, क्या लें, ठीक है। तो आप जैसे आपको मैंने रिलेशन बताया उसी तरीके से आपको याद रखना है। ये आपका यहाँ थीटा हो गया और सारी चीज़ें उसी हिसाब से हमने निकाली है। देखो रिजल्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर पर आवर आ रही है। डायरेक्शन के लिए यहाँ पर देखो सिर्फ एक मेथड से किया है, लॉ ऑफ साइंस लगा के, तो ये आपका 0.397 आ रहा है, 23.4 डिग्री आ रहा है। तो ये 23.4 कैसे आ रहा है, यहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू देखो 21.8 ले लिया, जबकि ऊपर देखो यहाँ पर 22 अप्रॉक्स माना गया था और यहाँ पर और थोड़ा प्रिसाइज वैल्यू ले ली गई, इसीलिए इस तरह से आ रहा है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही वीडियो भी हमारी यहाँ पर एंड होती है। ओके, थैंक यू।